गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर फ्रेंड्स हम हरियाणा जीके के मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं, जो आगे भी आने की उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हरियाणा जीके इम्पोर्टेंट और प्रीवियस की हम ऑलरेडी 2 सीरीज हैं वो कर चुके हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उनको भी ज़रूर देखिए। तो आइए करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रोहतक नगर का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? दिव्यावदान, मंझी मणिकाय, नकुल दिग्विजय या फिर कथा कोश में? तो जो ऑप्शन सी है नकुल दिग्विजय, ये महाभारत का ग्रंथ था और इसी के अंदर है जो रोहतक नगर का वर्णन मिलता है। नकुल दिग्विजय महाभारत कालीन ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ इसको बोला जाता है। रोहतक नगर का वर्णन नकुल दिग्विजय में ही मिलता है। जो ऑप्शन दिव्यावदान और मंझी मणिकाय ए और बी पर हैं, ये दोनों के दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। दिव्यावदान के अंदर जो है अग्रोहा का वर्णन मिलता है और अग्रोहा को इसके अंदर बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बताया है। एक और ग्रंथ पूछा जाता है बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, वो पंचसूदनी जो है उसके अंदर जो है महात्मा बुद्ध जितनी बार भी हरियाणा के अंदर आए वो सारा का सारा और कहाँ कहाँ पर गए वो सारा वर्णन दिया गया है। और लास्ट जो ऑप्शन डी है आपका कथा कोश, और इसके साथ साथ एक और पूछा जाता है भद्रबाहुचरित, ये दोनों के दोनों जैन ग्रंथ हैं। कथा कोश, भद्रबाहुचरित जैन ग्रंथ है, दिव्यावदान, मंझी मणिकाय और पंचसूदनी सारे के सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। और जो कथा कोश और भद्रबाहुचरित है, भद्रबाहुचरित के अंदर जो है अग्रोहा का वर्णन फिर से किया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि जैन विद्वान होते थे लोहाचार्य, वो अग्रोहा के अंदर जो उनका निवास था उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता फ्रेंड्स। गुप्त वंश आपने जो हिस्ट्री अगर थोड़ी सी पढ़ी होगी, हरियाणा की कही या भारत की कही, आपने गुप्त वंश को जरूर पढ़ा होगा। गुप्त वंश के तीसरे नंबर के शासक थे समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर आपसे गुप्त वंश के संस्थापक पूछे जाए तो वो श्री गुप्त होंगे। दूसरे नंबर के चंद्रगुप्त प्रथम थे और तीसरे नंबर के शासक थे समुद्रगुप्त जो थे। और इनके सिक्के हमें मिताथल भिवानी से मिले हैं और ये सिक्के सोने व तांबे से बने हुए सिक्के थे। कहाँ से मिले हैं? भिवानी के अंदर बहुत बड़ा हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड स्थल है मिताथल, और वहीं से हमें मिले हैं सोने व तांबे के सिक्के जो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। ऑप्शन ए पर है आपके पास हांसी, वहाँ हमें पृथ्वीराज चौहान का, आपको पता है हांसी का किला भी बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान का किला भी बोला जाता है, अस्सीगढ़ का किला भी बोला जाता है। और 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ उसके अंदर हांसी किले का नया नाम आया था, वो था तलवारों का किला। ये सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान के किले के ही नाम दिए गए हैं। टोपरा का स्तंभ जो एक अशोक कालीन स्तंभ है, वो हमें राजा विग्रहराज के जो 3 अभिलेख हैं उसके ऊपर से हमें मिलते हैं और वो अशोक कालीन स्तंभ है। पहले ये स्तंभ अंबाला के अंदर होता था, वर्तमान के अंदर ये यमुना नगर में है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित भी करवा दिया था। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? दोस्तों हरियाणा के अंदर अलग अलग साहित्य के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ऑप्शन देखिए, सूर सम्मान, व्यास पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर भीम पुरस्कार। तो जो सूर सम्मान है उसको साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना गया है। सूर सम्मान का नाम पहले सूर पुरस्कार होता था, 22 मई 2016 को इसका नाम सूर पुरस्कार से बदलकर सूर सम्मान किया गया था। और इस पुरस्कार का नाम जो हमारे संत सूरदास थे उनके सम्मान में रखा गया है। और जो संत सूरदास का जन्म है वो भी पूछा जाता है, उनका जन्म हुआ था फरीदाबाद के सीही गांव में। ये अकबर के समकालीन माने गए हैं। और दोस्तों जो इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं वो भी बहुत बार पूछी गई हैं, सूर सागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, और बहुत बार इनके गुरु का नाम भी पूछा गया है। इनके गुरु के 2 नाम आते हैं दोस्तों, एक आचार्य वल्लभाचार्य और दूसरे हैं संत हरिदास। सूर सम्मान से रिलेटेड आपको सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान रखने हैं और इसके अंदर 1,50,000 रुपये अर्थात 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
अगेन रिपीटिंग, सूर्य सम्मान का पहले नाम सूर्य पुरस्कार होता था। 22 मई 2016 को बदलकर सूर्य सम्मान किया गया। संत सूरदास के सम्मान में यह पुरस्कार रखा गया था। फरीदाबाद के सिही गांव में उनका जन्म हुआ था। अकबर के समकालीन माने गए हैं। इस पुरस्कार के अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। संत सूरदास की जो मुख्य रचनाएं पूछी जाती हैं वो है सूर सागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। और इनके गुरु के जो 2 नाम हैं वो है आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास। नेक्स्ट देखिए हमारा अशोक स्तंभ की लिपि क्या है। वही अशोक स्तंभ दोस्तों जिसको आप टोपरा का स्तंभ भी बहुत जगह बोलते हैं। तो अशोक स्तंभ की फ्रेंड्स 2 लिपि मानी गई हैं। एक मेन लिपि तो उसकी ब्राह्मी है, लेकिन कहीं कहीं पर वो संस्कृत भी दी हुई है, तो आपको ज़्यादातर ब्राह्मी के साथ ही जाना है। अशोक स्तंभ की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ये वही टोपरा का स्तंभ जो अशोक कालीन स्तंभ है उसी को बोला गया है, और उसी के ऊपर से हमें राजा विग्रह राज के जो 3 अभिलेख हैं वो मिले हैं। और इसी स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा अभिलेख जो था वो अशोक अभिलेख बोला जाए उसको दिल्ली के अंदर स्थानांतरित कर दिया था। और इसका जो अभिलेख पे हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हरियाणा के अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए अंबा राजपूत, महेंद्र सिंह, शहीद नाहर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए पर है अंबा राजपूत के नाम पर अंबाला नगर की स्थापना की गई थी, या कहिए अंबा राजपूत ने अंबाला नगर की स्थापना की थी। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि आमों की अधिकता के कारण वहाँ का नाम अंबाला पड़ा था, या फिर अंबा राजपूत के नाम पर इस नगर की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये वही अंबाला है जो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जो जाना जाता है शहर। लगभग जो वैज्ञानिक उपकरण जो हरियाणा के अंदर बनते हैं उसका अकेले 20% भाग अंबाला के जो अंदर बनता है। और दोस्तों ये मिक्सी उद्योग के लिए भी जाना जाने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एजुसेट को किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट टू होम, राजीव गांधी शिक्षा योजना, इंग्लिश लैब या फिर सॉफ्ट स्किल योजना। तो जो एजुसेट प्रोग्राम था उसको सॉफ्ट स्किल योजना के तहत 2006 में लॉन्च किया गया था। और इसका प्रोग्राम था सैटेलाइट के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना या शिक्षा प्रोवाइड करवाना। एजुसेट सॉफ्ट स्किल योजना के तहत 2006 के अंदर लागू किया गया और इसके अंदर सैटेलाइट के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए है हरियाणवी हस्तकला, हरियाणवी नृत्य, हरियाणवी कला या फिर हरियाणवी स्वांग या फिर हरियाणवी सांग जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध हरियाणवी सांग से माना गया है और जिनका संबंध नारनौंद हिसार से था। सांग परंपरा का थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए। सांग को हरियाणा का राजकीय नृत्य माना गया है और ये भी पूछा गया था एक पेपर के अंदर कि जो खुले तख्त पर खुले मैदान के अंदर जो नृत्य किया जाता है लकड़ी के तख्तों पर, उस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो वो स्वांग या सांग नृत्य ही होता है। इसकी शुरुआत जो हरियाणा के अंदर मानी गई है वो 1730 के आसपास किशन लाल भट्ट के द्वारा मानी गई है। किशन लाल भट्ट का संबंध भी पूछा जाता है, उनका संबंध मेरठ यूपी से था। उसके बाद दूसरे नंबर के जो सांगी फेमस हुए हरियाणा के अंदर वो दीपचंद बहमन थे, जिनका संबंध सोनीपत जिले से था। उनको हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तीसरे नंबर जो बहुत ही फेमस आपके सांगी रहे हैं वो है पंडित लक्ष्मीचंद, जो मात्र 45 वर्ष तक ही जिंदा रहे, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा नाम कमा गए हरियाणा के अंदर कि आज भी बच्चे उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। 1903 के अंदर वो पैदा हुए, 1948 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। सोनीपत के जाटी कला गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों कहा जाता है कि बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन जो इनकी साहित्य रचना इतनी उच्च कोटि की थी, जो इन्होंने सांग रचना की वो इतने उच्च कोटि के थे कि आज भी लोग इनके आगे नतमस्तक होते हैं। हरियाणा की जो MDU यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इनके दिमाग के ऊपर शोध कार्य किया गया। इनके नाम से जो एक फिल्म आ रही है दादा लक्ष्मी के नाम से, जो कुछ दिनों बाद रिलीज हो जाएगी, जैसे कोरोना काल चल रहा है अभी तो। और एक इनके नाम से दोस्तों सोनीपत के अटेरना गांव के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश के किस जिले में
चौधरी देवीलाल जो प्राकृतिक पार्क है उसको विकसित किया गया है। दोस्तों ये हरियाणा का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क भी बोला जाता है, नेचुरल पार्क कहिए, औषधीय पार्क कहिए या प्राकृतिक पार्क आए जो चौधरी देवीलाल के नाम से है, वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। 2019 का जो क्लैरिकल का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पर है। बच्चे चौधरी देवीलाल का नाम देखते ही उसके अंदर सिरसा भी ऑप्शन था। लगभग बच्चे सिरसा के साथ गए, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ रखा था उसका एक क्वेश्चन ठीक हुआ था। जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क आए, हर्बल पार्क आए, औषधीय पार्क आए, ये यमुनानगर जिले में है। इसकी स्थापना जो थी, इसकी नींव जो रखी थी 6 नवंबर 2001 को ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता चौधरी देवीलाल की याद में रखी थी। ये हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, लगभग 184 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और इसका उद्घाटन करने के लिए उस वक्त के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे अब्दुल कलाम, वो आए थे। और इसका एक और नाम है, इसको रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है। जब इसका मुहूर्त किया गया, इसकी नींव रखी गई, तब वहां पर रुद्राक्ष का पेड़ लगाया गया था। अब ये पूरा एक रुद्राक्ष वाटिका में तब्दील हो चुका है। और कोरोना के अंदर इस पार्क की बार बार न्यूज आती थी कि औषधीय पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी वजह से इसके औषधीय पौधों की जो डिमांड है, क्योंकि मुलेठी और जो अभी गले की खराश के लिए और कई पौधे जो फेमस होते हैं, तुलसी का, मुलेठी का, जिन पौधों की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी, बार बार वो देवीलाल पार्क से मंगवाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। दोस्तों विशेष पर्यावरण न्यायालय पूछे हैं तो ऑप्शन देखिए, भिवानी व यमुनानगर, सिरसा व जींद, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ व फरीदाबाद व हिसार। तो दोस्तों यहाँ पर फरीदाबाद व हिसार, क्योंकि पहले हिसार के अंदर ये स्थापित किया गया था लेकिन बाद में उसको कुरुक्षेत्र स्थानांतरित कर दिया गया। जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र के अंदर वर्तमान में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर्यावरण न्यायालय काम क्या करते हैं दोस्तों। जैसे जगह जगह वनों को काट दिया जाता है, जैसे रोड को चौड़ा किया जा रहा है तो उसके दोनों साइड जो पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाता है, या बहुत जगह लोग जो संरक्षित पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधों को जितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी जो सुनवाई होती है वो इन्हीं न्यायालयों में होती है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाहता है तो। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए हरियाणा का पहला मोबाइल न्यायालय खोला गया था मेवात के अंदर, और पारिवारिक न्यायालय है हरियाणा के 4 जिलों में, वो है हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर, या गुरुग्राम कह सकते हो। पारिवारिक न्यायालय है हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुड़गांव, और पहला जो मोबाइल न्यायालय था वो था मेवात के अंदर, और पर्यावरण न्यायालय जो वर्तमान में है वो है फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में औषधीय वृक्षों के रोपण हेतु एक योजना आई थी, वनस्पति वन योजना, वो कब लागू की गई थी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बार योजना का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ से रिलेटेड थी। जो वनस्पति वन योजना थी वो औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए, उनका पौधारोपण करवाने के लिए लागू की गई थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2001 के अंदर जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क बनाया गया था वो भी औषधीय पौधों के लिए ही है। उसके बाद धीरे धीरे इस योजना को लागू किया गया, और लागू करने की जो डेट थी वो थी 1 नवंबर 2003। औषधीय पौधों के लिए वनस्पति वन योजना के नाम से 1 नवंबर 2003 को ये योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपये के अनुदान राशि देने का निर्णय किया गया था। तो दोस्तों वर्ष 1998-99 के अंदर जो ऑप्शन बी है, जितनी भी पर्यावरण कमेटियां बनी हुई थी जो पर्यावरण की रक्षा करती थी, उनको 30,000 रुपये जो अनुदान राशि है वो देने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। खनिज का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए, हरियाणा का सबसे खनिज भंगुर जिला जो खनिजों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, जहां हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। वैसे तो आपको सारे खनिज पदार्थ हरियाणा के याद होने चाहिए कि कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, फिर भी अगर आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया
ना हो तो आप महेंद्रगढ़ के साथ भी तुक्का लगा सकते हो। हरियाणा का सबसे ज़्यादा प्रचुरता वाला, खनिज प्रचुरता वाला जिला है महेंद्रगढ़। राजस्थान के बिल्कुल साथ लगा हुआ, सटा हुआ जिला है, और जहाँ पर हरियाणा के अंदर सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसी का जो खनिज पदार्थ हैं वो हमसे जिला हिसार व करनाल के पूछे हैं। ऑप्शन देखिए, अभ्रक, संगमरमर, सोरा या फिर कच्चा लोहा। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है सोरा, वो हिसार व करनाल में पाया जाता है। और सोरा का दूसरा नाम भी आपसे पूछा जाता है सोल्ट पीटर, इसका नाम आ सकता है, चाहे आपके एग्जाम में सोरा लिखा जाए या हो सकता है सोल्ट पीटर भी लिख कर दे दिया जाए। और हिसार व करनाल के साथ साथ सोरा भिवानी, सिरसा, रोहतक, गुरुग्राम व फतेहाबाद में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? हिसार करनाल में तो है ही है, भिवानी, सिरसा, रोहतक, गुरुग्राम व फतेहाबाद के अंदर भी सोरा या साल्ट पीटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा या चावल का कटोरा, तो दोस्तों कहाँ है वो? हरियाणा के जो 3 जिले हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद की जो 4 जिलों की बेल्ट है, वो धान उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन उन चारों के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर बासमती चावल की अच्छी क्वालिटी का जहाँ पर उत्पादन होता है वो है करनाल जिला। और करनाल जिले को ही अपने विश्व बासमती चावल के उत्पादन की वजह से जो है पूरे विश्व भर में उसको धान का कटोरे के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है? बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर मुर्गी पालन? तो दोस्तों सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सिरसा की मंजियाना परियोजना है वो बागवानी मिशन के अंतर्गत आती है। बागवानी अर्थात जहाँ बाग लगाए जाते हैं, पेड़ फल, जहाँ फल फूलों के बाग होते हैं, वो उसी परियोजना के अंदर सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है ये 2009 के अंदर इजराइल देश की सहायता से लगाई गई थी और ये बागवानी से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जी कहाँ होते हैं तो महेंद्रगढ़ में होते हैं। हरियाणा की प्रथम फूल मंडी पूछा जाए वो भी गुरुग्राम में है, या फिर एग्री बिजनेस स्कूल पूछा जाए वो भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और हरियाणा का वही सिरसा जिला जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा में सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर, और जो जनघनत्व के अकॉर्डिंग हरियाणा का 303 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है वो हरियाणा में सबसे कम है। कपास उत्पादन में हरियाणा में सिरसा सबसे नंबर 1 पर है। और सिरसा के अंदर अनकाई दलदल पाया जाता है। अनकाई दलदल का मतलब है पूरे हरियाणा का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 700 से 900 फीट मानी गई है, लेकिन जो सिरसा जिले की है वो महज 200 से 300 फीट तक ही उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला किस माह में लगता है? ऑप्शन है आपके पास भाद्रपद, चैत्र, वैशाख या फिर श्रावण। अर्थात जो भादवे का महीना होता है, भाद्रपद जो है, भादवा का महीने के अंदर गाठोता गांव में कृष्ण पक्ष एकादशी को जो फरीदाबाद का कनुआ का मेला है वो लगता है। अब से गांव भी पूछा जा सकता है। कनुआ का मेला के नाम से जाना जाता है, गाठोता गांव में लगता है, भादवे का महीना होता है, और जो अंधेर पक्ष होता है, चांदन और अंधेर 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष जिसको बोलते हैं, उसकी 11 कहिए या एकादशी को मेला लगता है। फरीदाबाद के कुछ और मेले भी जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो देखिए थोड़े से दूसरे मेले भी। एक फरीदाबाद का बहुत फेमस है बलदेव छठ का मेला, जो बलराम की याद में, जो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, उनकी याद में लगता है, जिसको बलदेव छठ का मेला भी कहा जाता है। एक वहाँ पर कालका का मेला लगता है। कालका का मेला आते ही बच्चे बहुत सारे, जो पंचकुला वाला कालका है तो वो पंचकुला के साथ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये कालका देवी की याद में फरीदाबाद के अंदर मेला लगता है और ये चैत्र के महीने में लगता है। एक वहाँ का जन्माष्टमी का मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। एक वहाँ गोगा पेड़ का मेला लगता है बहबलपुर गांव में, भादवे के महीने में ही लगता है फरीदाबाद में। एक बार बार जो एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड है वो फूल डोर का मेला है, क्योंकि फरीदाबाद का फूल डोर का मेला बहुत बार पूछा जा चुका है। फरीदाबाद में बाबा बक्सीनाथ की याद में लगता है फूल डोर का मेला। एक बाबा उदासनाथ का भी मेला लगता है।
कनुआ का मेला यहाँ पर आ ही चुका है, एक शिव चौदस का मेला वहाँ पर लगता है, और जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है हर एग्जाम में फरीदाबाद का मेला, वो है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। वो तो आप सभी को पता ही है ना कि सूरज कुंड से तो एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। वो मेला भी फरीदाबाद जिले में ही लगता है। चंडीगढ़ में स्थापित सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, हमसे सुखना झील की लंबाई नहीं पूछी गई, सुखना झील वन्य जीव अभयारण्य की लंबाई पूछी गई है। अगर आपने कभी सुखना झील पर विजिट किया हो, मैं इधर चंडीगढ़ में ही रहती हूँ पंचकुला में, तो वहाँ पर सुखना झील जो है वो बिल्कुल जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में बनी हुई है। और पहले वो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ थी वो कच्ची मिट्टी की पहाड़ियाँ थी, इस वजह से जो मिट्टी का बार बार जो कटाव होता था उस वजह से सुखना झील के अंदर पानी ना होकर वहां पर गाद या मिट्टी ज़्यादा भर जाती थी। इसी वजह से उस कटाव को रोकने के लिए सुखना के आसपास वन लगाए गए थे, पेड़ पौधे जो लगाए गए थे, एक वन्य अभयारण्य की स्थापना की गई थी। और उसी वन्य अभयारण्य की यहाँ पर लंबाई पूछी गई है, और उस वन्य जीव अभयारण्य की लंबाई थी 25.42 वर्ग किलोमीटर। कितनी थी? 25.42 वर्ग किलोमीटर के अंदर सुखना झील के आसपास जो वन्य जीव अभयारण्य लगाया गया उसकी लंबाई थी। सुखना झील हिमालय की तलहटी में शिवालिक की पहाड़ियों में 1958 के अंदर बनाई गई थी। चंडीगढ़ बसाया गया था 1952 के अंदर। इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके सपनों का शहर कहा जाता है। और जो सुखना लेक का क्षेत्रफल पूछा जाए वो उसका सतही क्षेत्रफल आएगा तो वो 3 किलोमीटर के आसपास था, और ये लगभग 188 एकड़ के अंदर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रेवाड़ी जिले की तहसील कौन सी नहीं है? तो दोस्तों आपसे रेवाड़ी जिले की तहसील पूछी है। ऑप्शन है आपका रेवाड़ी, नुहू, कोसली और बावल। तो दोस्तों ए, सी और डी, रेवाड़ी, कोसली और बावल तीनों ही रेवाड़ी जिले की तहसील हैं, जबकि नुहू खुद हरियाणा का एक जिला है। और अगर आपसे रेवाड़ी जिले की स्थापना पूछी जाए वो की गई थी 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो आता है वो पूछा जाता है, स्लेट का पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो रेवाड़ी के कुंड नामक जगह पर स्लेट का पत्थर या स्लेट की खान स्थित है। और रेवाड़ी को दोस्तों पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए, तीला जूती उद्योग के लिए और हीरो होंडा साइकिल उद्योग के लिए भी, मोटरसाइकिल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और रेवाड़ी को हरियाणा का ब्रॉन्ज सिटी या फिर पीतल नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा, गुजरी महल, शाह विलायत के मकबरे को या फिर दीनी मस्जिद को? तो जो शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर के अंदर जो स्थित है उसी को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि स्थापत्य कला की दृष्टि से बिल्कुल ताजमहल की हूबहू नकल लगता है। और इसको बनवाया था शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने। बहुत जगह आपको शाहजहाँ भी दिया होता है, लेकिन इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ के पुत्र थे दारा सिकों। कहा जाता है कि ये शेख चिल्ली जो थे ये दारा सिकों के गुरु होते थे। दारा सिकों इनके संपर्क में ही रहते थे, और जब शेख चिल्ली की मृत्यु हुई तो दारा सिकों ने उनकी याद में थानेश्वर के अंदर उनका मकबरा बनवाया था। और बहुत सुंदर बना हुआ दोस्तों, बस देख रेख की कमी में, मरम्मत की कमी के अभाव से आज वो खंडर में तब्दील होता जा रहा है। फिर भी काफ़ी हद तक उसका जो है वो बचा हुआ है, और उसी मकबरे के अंदर ही शेख चिल्ली की कब्र आज भी विद्यमान है, जहाँ लगभग हर वक्त, रात का तो मुझे पता नहीं, मैं दिन में गई थी, वहाँ दिया हर रोज़ जलता रहता है। और ध्यान रखना दोस्तों, थानेश्वर का जिक्र आया है। थानेश्वर हरियाणा में किसके लिए ज़्यादा फेमस है? थानेश्वर को हरियाणा के अंदर हिंदुओं का केंद्र कहा जाता था। थानेश्वर जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी होती थी। थानेश्वर जो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के शासक थे, जो महाराज हर्षवर्धन थे, जिन्होंने 606 से लेकर 647 तक पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया था, ये उनकी राजधानी था। उनके दरबारी कवि पूछे जाते हैं वो बाण भट्ट थे। कई बार अस्थाना कवि भी लिखा होता है तो वो भी बाण भट्ट ही थे। और बाण भट्ट की जो प्रमुख रचनाएं भी पूछी जाती है, एक हर्षचरित और दूसरी थी कादम्बरी। हर्षचरित HSSC बिल्कुल रट चुका है, तो हो सकता है अब की बार आपसे कादम्बरी पूछ लिया जाए। जो हर्षवर्धन थे खुद भी बहुत अच्छे साहित्यकार
कलाकार थे। उन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम की जो है वो 3 नाटक लिखे थे या उपन्यास कहिए। एक उनके शासनकाल के अंदर ही जो चीनी यात्री हेन सांग थे, या फिर उनको दूसरा नाम जेन जुआंग भी कहा जाता है, ग्राम सचिव में इनका नाम जेन जुआंग करके पूछा था, जो लगभग 10 साल तक 634 से लेकर 644 तक हरियाणा में रहे। उन्हों की वजह जो उनकी प्रसिद्ध बुक भी पूछी जाती है जो उन्होंने रचना की थी वो थी सीयू की, और उसी सीयू की में थानेश्वर को हरियाणा के अंदर जो हिंदुओं का मुख्य केंद्र बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सोनू निगम का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। सोनू निगम जो एक बहुत ही फेमस पार्श्व गायक हैं, बॉलीवुड के बहुत फेमस गायक हैं, उनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरीदाबाद जिले में हुआ। 30 जुलाई 1973 को उनका जन्म हुआ था। 2003 के अंदर उनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2004 के अंदर सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, और 2005 के अंदर फ्रेंड्स उनको स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है संत वीरभान, संत गरीबदास, संत दादू दयाल या फिर संत नेमीचंद। तो जो संत वीरभान थे वो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपने सतनामी विद्रोह का क्वेश्चन भी जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों ये सतनामी विद्रोह 1672 के अंदर हुआ था। वीरभान के ही नेतृत्व में 1543 के अंदर नारनौल में सतनामी जो पंथ था उसकी स्थापना की गई थी। 1672 ईस्वी के अंदर सतनामियों ने औरंगजेब के फौजदार जो ताहिर खां थे और उसके सैनिकों को हरा दिया था। 1672 ईस्वी के अंदर ही सतनामियों ने नारनौल और उसके आसपास के जो क्षेत्र था उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और 1672 के अंदर ही औरंगजेब के एक बादशाहजादा होते थे मोहम्मद अकबर और अहमद खान जो थे, सतनामियों के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया और जिसके अंदर मेवातियों की हार हुई थी। दोस्तों ये जो संत वीरभान थे इनको सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1543 में इन्हीं के जो देखरेख के अंदर है सतनामी पंथ की स्थापना की गई थी। दूसरे ऑप्शन पर है संत गरीबदास। 1717 के अंदर झज्जर के छुड़ानी गांव में इनका जन्म हुआ। संत गरीबदास के नाम के आगे गरीब जरूर लगा हुआ है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे, बहुत ज़्यादा धन दौलत के मालिक थे और ये बहुत अच्छे साहित्यकार और कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शव्वाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए ईद उल फितर, मुहर्रम या फिर 12 वफात या इनमें से कोई नहीं। तो जो ईद उल फितर है हमारे मुस्लिम भाइयों का जो त्यौहार होता है वो शव्वाल की पहली तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है आपके पास गुड़गांव, जींद, सिरसा या फिर रोहतक। तो दोस्तों जींद जिले के अंदर पक्की सड़कों का जो घनत्व है वो पूरे हरियाणा में सबसे कम है। इससे अदर रिलेटेड डिटेल भी देख लीजिए। पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई पूछी जाए तो वो हरियाणा के सिरसा जिले में है, क्योंकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी वो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। सबसे कम लंबाई पूछी जाए पक्की सड़कों की तो पंचकूला जिले में है, और पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए वो अंबाला में होगा, और सबसे कम घनत्व है जींद जिले में। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस वक्त राज्य की सड़कों की जो लंबाई थी वो थी 8137 किलोमीटर, लेकिन वर्तमान के अंदर ये लंबाई बढ़कर हो चुकी है 38,499 किलोमीटर। और हाल फिलहाल के अंदर राज्य के अंदर बस डिपो माने गए हैं 24। सबसे बड़ा बस स्टैंड माना गया है झज्जर का, और सबसे पहला बस स्टैंड या बस डिपो कहा जाए वो हरियाणा के अंदर अंबाला में 1950 के अंदर लगाया गया था। और वर्तमान के जो हमारे परिवहन मंत्री हैं दोस्तों वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे, वो है मूलचंद शर्मा, जिनका चुनाव क्षेत्र बलरामगढ़ है। जो पहले बल्लभगढ़ था अब उसका नाम बलरामगढ़ हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पहला आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के अंदर कब की गई थी? अर्थात हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा था? हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं दोस्तों, एक रोहतक में है, एक कुरुक्षेत्र में है और एक हिसार के अंदर है। रोहतक के जो आकाशवाणी केंद्र है वह हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र है, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को की गई थी। दूसरे नंबर पर हरियाणा का कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र है, 24 जून 1991 को की गई थी उसकी स्थापना। और तीसरे नंबर पर है 26 जनवरी 1999 को हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। तीनों डेट ध्यान रखना, रोहतक वाला बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो हो सकता है आपसे कुरुक्षेत्र और हिसार वाले की डेट पूछ ली जाए। तो रोहतक आकाशवाणी केंद्र जो सबसे पुराना है वो 8 मई 1976 को, कुरुक्षेत्र वाला 24 जून 1991 को और गुड़गांव का था जो 26 जून 1999 को। और हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भी है, वो हरियाणा के हिसार जिले में है, उसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2002 को। कब की गई? 1 नवंबर 2002 को। और उस वक्त की जो तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज, जो अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो खुद इसका उद्घाटन करने के लिए हिसार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? तो ऑप्शन ए है शमसुद्दीन, करीम खान, या फिर ये दोनों या इन दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों विलियम फ्रेजर की हत्या के अंदर शमसुद्दीन और करीम खान दोनों ही शामिल थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विलियम फ्रेजर की जो हत्या थी फिरोजपुर झिल्का के नवाब थे शमसुद्दीन जिनको कहा जाता है, उन्होंने करीम खान के हाथों से 1835 के अंदर करवाई थी। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में से राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? पहले नंबर तो आपको राखीगढ़ी का ही पता होना चाहिए, हरियाणा का ये सबसे बड़ा पुरास्थल है, लेकिन भारत के लेवल पर पूछा जाए तो ये दूसरे नंबर का पुरास्थल होगा। उसके बाद का पूछा है तो ऑप्शन देखिए, दक्षखेड़ा, बनावली, मीताथल या फिर कुणाल। तो दोस्तों जो दक्षखेड़ा है, जिसको फरमाना खास भी बोला जाता है, रोहतक जिले में महम के पास स्थित ये गांव है, इसको राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल होने का गौरव प्राप्त है। और पूछा जाता है यहाँ से क्या मिला था? तो दोस्तों दक्षखेड़ा का ये फरमाना खास से हमें सेलखिड़ी की मोहरें और कब्रिस्तान मिला था। उसके बाद बनावली दिया गया है, बनावली फतेहाबाद जिले के अंदर है और 1974 के अंदर इसकी खुदाई करवाई गई थी। मीताथल है, उसके अंदर से प्रारंभिक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, भिवानी के अंदर से है जहाँ समुद्रगुप्त के सिक्के भी मिले हैं जो सोने और तांबे से बने हुए थे। और लास्ट ऑप्शन है आपका कुणाल वाला, कुणाल है जो फतेहाबाद के अंदर है, यहाँ हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों यहाँ जो सर्वप्रथम जो पहले की जो हड़प्पा सभ्यता से जो पहले की संस्कृति है वहाँ के साक्ष्य मिले हैं। 1986 के अंदर यहाँ पर JS खत्री की जो अगुवाई थी उसके अंदर खुदाई करवाई गई थी और यहाँ से राजा का मुकुट मिला है। पूछा जाता है हरियाणा के अंदर खुदाई में राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, तो वो फतेहाबाद के कुणाल नामक जगह से मिला है। तो दोस्तों सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान रखना। उम्मीद है आपको हमारे आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।